बिहार की बात जब भी होती है तो राजनीति, इतिहास, इन सब के साथ एक और चीज का जिक्र हमेशा होता है, वहाँ की जमीन। बिल्कुल। कहते हैं कि मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बस बीज फेंक दो तो फसल उग जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? हाँ, विज्ञान तो है। आज हम इसी उपजाऊ जमीन की कहानी के परतों को खोलेंगे। हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भी हैं। कुछ एकेडमिक नोट्स हैं, एक भौगोलिक लेख है, एक विशेषज्ञ का यूट्यूब लेक्चर और एक रिपोर्ट भी है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। इसरो की रिपोर्ट। हाँ, इसरो की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट। इन सब को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जमीन वो वरदान है या अब एक अभिशाप बनती जा रही है। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये मिट्टी वहाँ के लोगों की थाली से लेकर वहाँ के सबसे बड़े उद्योगों की नींव तक सब कुछ तय करती है। और जैसा आपने कहा, उस नए संकट को भी समझेंगे जो इस पर मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का नक्शा अगर देखें तो एक विशाल नदी गंगा उसे लगभग बीच से दो हिस्सों में काट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। क्या यहीं से मिट्टी की कहानी भी दो अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ती है? बिल्कुल, ये विभाजन ही सबसे अहम है। असल में गंगा के उत्तर और दक्षिण की दुनिया पूरी तरह से अलग है। अच्छा। उत्तर बिहार की कहानी वो हिमालय से आने वाली नदियों की कहानी है। ये नदियां अपने साथ ताजी उपजाऊ गाद लेकर आती हैं और पूरे इलाके को पाट देती हैं। इसीलिए यहाँ की मिट्टी को हम कह सकते हैं कि जवान और जिंदा दिल है। अच्छा, तो उत्तर की कहानी पूरी तरह पानी और नदियों की देन है। इसमें भी तो कई तरह की मिट्टियां होंगी। हाँ, कई हैं। सबसे पहले उस इलाके की बात करते हैं जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ियों के पास। वहाँ कैसी जमीन है? वहाँ हमें मिलती है पीडमोंट दलदली मिट्टी। पीडमोंट? जी, पीडमोंट का मतलब ही है पहाड़ के पैर। तो ये पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है और जैसा कि नाम से जाहिर है, ये थोड़ी दलदली चिकनी मिट्टी है। और नमी बहुत होगी इसमें? बहुत ज्यादा। इसमें नमी हमेशा बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि ये धान जैसी फसलों के लिए बेहतरीन होगी जिन्हें पानी बहुत चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये धान की खेती के लिए ही जानी जाती है। अब जैसे ही हम इन पहाड़ियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं जी। और नेपाल सीमा के साथ साथ पूरब की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, हाँ, उस पूरी पतली पट्टी में मिट्टी का चरित्र बदल जाता है। इसे कहते हैं तराई मिट्टी। तराई का नाम तो बहुत सुना है। इसकी क्या खासियत है? तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस वो भरपूर होते हैं। इसका रंग थोड़ा भूरा होता है और ये गन्ना, जूट, गेहूं और धान इन सभी के लिए एक पावर हाउस है। तो बिहार के चीनी और जूट उद्योग की जड़ें इसी मिट्टी में है। बिल्कुल। दिलचस्प है। तो ये दोनों मिट्टियां हिमालय की देन है, लेकिन उत्तरी बिहार के ज्यादातर हिस्से में तो पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टियों का राज है, जिन्हें बांगर और खादर भी कहते हैं। इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले बात करते हैं पुरानी जलोढ़ की, जिसे बिहार में एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया गया है, बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी? जी, ये उन इलाकों में है जहां अब बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें चूने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चूना ज्यादा होने से मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये अच्छा है या बुरा? इससे मिट्टी थोड़ी क्षारीय यानी अल्कलाइन हो जाती है। ये मक्का और तंबाकू जैसी फसलों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन इस मिट्टी ने बिहार को जो सबसे बड़ी पहचान दी है वो है यहाँ के फलों के बाग। ओह, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची? मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम और हाजीपुर के केले के बाग, ये सब इसी बलसुंदरी मिट्टी का कमाल है। वाह, मतलब बिहार की मिठास इसी मिट्टी से आती है। और अब आते हैं उस मिट्टी पर जिसे सबसे उपजाऊ माना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर। हाँ, ये उत्तर बिहार का असली खजाना है। ये वो इलाका है जहाँ कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां वो हर साल बाढ़ लाते हैं। तो ये बाढ़ तो तबाही भी लाती है। एक तरफ तबाही लाती है तो दूसरी तरफ खेतों में पोषक तत्वों से भरपूर गाद की एक नई चादर बिछा जाती है। ये मिट्टी हर साल फिर से जवान हो जाती है। अच्छा। इसका रंग गहरा भूरा होता है और ये धान, गेहूं की खेती का मुख्य केंद्र है। और एक खास बात, उत्तर पूर्वी बिहार में जैसे पूर्णिया और कटिहार में जहां बारिश ज्यादा होती है, वहां इसी मिट्टी में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो उत्तर का मैदान पूरी तरह से नदियों के सालाना तोहफे पर जीता है। लेकिन जैसे ही हम गंगा पार करके दक्षिण बिहार में कदम रखते हैं,
कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पूरी तरह। दक्षिण में मिट्टी की कहानी नदियों से कम और लाखों साल पुरानी चट्टानों से ज्यादा जुड़ी है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। दक्षिण बिहार की मिट्टी ज्यादा पुरानी और स्थिर है, और यहाँ की सबसे अनोखी मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी। जी, ये पटना से भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक आप कह लीजिए 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिलती है। टाल मतलब निचला इलाका। निचला इलाका, इसका मतलब मॉनसून में तो यहाँ पानी भर जाता होगा, फिर खेती कैसे होती है? यही तो इसकी खासियत है। मॉनसून के 3-4 महीने ये पूरा इलाका एक विशाल झील जैसा दिखता है। ओह! इसलिए यहाँ धान जैसी खरीफ की फसल तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही अक्टूबर में बाढ़ का पानी उतरता है, ये जमीन रबी की फसलों के लिए सोना बन जाती है। बिना सिंचाई के? इसमें इतनी नमी बची रहती है कि बिना सिंचाई के ही फसल लहलहा उठती है। कमाल है, मतलब प्रकृति ने खुद ही सिंचाई का इंतजाम कर रखा है। कौन सी फसलें होती हैं यहाँ? ये इलाका दलहन यानी दालों का कटोरा कहलाता है। चना, मसूर, मटर की रिकॉर्ड पैदावार होती है। बिहार का नालंदा जिला, जो दलहन उत्पादन के लिए मशहूर है, वो इसी ताल मिट्टी पर निर्भर है। ये तो सच में अद्भुत है। अब टाल क्षेत्र से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो वहाँ की मुख्य मिट्टी कौन सी है? वहाँ हमें मिलती है दक्षिण बिहार की सबसे उपजाऊ और सबसे बड़े इलाके में फैली हुई मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी। करेल केवाल? जी, ये यहाँ की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग गहरे भूरे से लेकर पीला तक हो सकता है और इसकी जल सोखने की क्षमता जबरदस्त होती है। ये रोहतास से लेकर भागलपुर तक के मैदानी इलाके में है। और फसलें? चावल, गेहूं, चना, अरहर जैसी लगभग हर तरह की फसल के लिए ये बेहतरीन है। एक मिनट, आपने कहा कि इसकी जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। क्या ये हमेशा ही एक अच्छी बात होती है? इससे जल जमाव जैसी समस्या नहीं होती? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये फायदेमंद है क्योंकि इससे सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो जल जमाव की समस्या हो सकती है। अब यहाँ से और दक्षिण की ओर, जहाँ छोटा नागपुर का पठार शुरू होता है, वहाँ मिट्टी फिर बदलती है। मतलब मैदानी इलाके से पठारी इलाके का ट्रांजिशन जोन। जी, इस ट्रांजिशन जोन में मिलती है बलथर मिट्टी। इसका रंग लाल पीला होता है क्योंकि इसमें लौह तत्व मिलने लगते हैं। अच्छा। इसमें बालू और कंकड़ भी होते हैं, इसलिए इसकी पानी रोकने की क्षमता कम होती है और ये थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक होती है। तो यहाँ वो फसलें होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर। और फिर आखिर में बिहार का दक्षिणी पठारी इलाका, जैसे कैमूर और रोहतास, वहाँ तो पूरी तरह से पठारी मिट्टी ही होगी। हाँ, वहाँ हमें मिलती है लाल और रेतीली मिट्टी। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होने की वजह से इसमें लौह तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका रंग गहरा लाल होता है। ये कम उपजाऊ होती है और मोटे अनाज के लिए ही ठीक मानी जाती है। तो ये बिहार की मिट्टी का पूरा नक्शा है। उत्तर में जवान पानी से लबालब जमीन और दक्षिण में पुरानी, स्थिर और कहीं-कहीं पथरीली जमीन। ये सिर्फ खेती का नक्शा नहीं है, ये तो असल में बिहार का आर्थिक ब्लूप्रिंट लग रहा है। सीधे तौर पर है। मुझे लगता है कि यहाँ के उद्योग भी इसी मिट्टी से जुड़े होंगे। सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने उत्तरी बिहार की तराई और बलसुंदरी मिट्टी की बात की, जो गन्ना उत्पादन के लिए शानदार है। हाँ, इसी वजह से बिहार में चीनी उद्योग सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योगों में से एक रहा है। हमारे स्रोतों में इसका इतिहास भी है। पहला कारखाना तो 1840 में बेतिया में डचों ने ही लगा दिया था। हाँ, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर था। व्यापारिक स्तर पर पहला सफल कारखाना 1904 में अंग्रेजों ने सारण के मढ़ौरा में लगाया था। एक जमाना था जब बिहार देश में चीनी उत्पादन का केंद्र हुआ करता था। और गन्ने की तरह ही जूट भी तो मिट्टी से ही जुड़ा है। निश्चित रूप से। पूर्णिया और कटिहार की नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसमें हर साल नई जान आती है। जी, वो जूट के पौधे के लिए आदर्श है। इसीलिए देश का पहला जूट पार्क भी पूर्णिया के मारंगा में स्थापित किया गया है, ताकि इस गोल्डन फाइबर को बढ़ावा दिया जा सके। ये तो हुई उत्तर बिहार की बात। अब दक्षिण की तरफ देखें तो वहां की मिट्टी ने कौन से उद्योग दिए? हमने लाल और रेतीली मिट्टी की बात की थी, कैमूर और रोहतास में। हाँ, उस मिट्टी में भले ही खेती अच्छी ना हो, लेकिन उसके नीचे का खजाना बेशकीमती है। अच्छा, क्या है वहां? और सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर ही मुख्य कच्चा माल है। इसी वजह से रोहतास का डालमिया नगर एक समय में भारत का एक प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र था। वाह, मतलब जहाँ की मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं, वहां उसने कारखानों की नींव रख दी। और हम मिथिला के मखाना उद्योग को कैसे भूल सकते? बिल्कुल नहीं।
दरभंगा और उसके आसपास के मिथिला क्षेत्र की आर्द्र भूमि, वहां के असंख्य तालाब। वो मखाना की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है। बिल्कुल, यह एक जलीय फसल है। और ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। यहाँ के मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। जो इसकी वैश्विक पहचान को प्रमाणित करता है। जी। तो चीनी, जूट, सीमेंट, मखाना और भी हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। मुंगेर तंबाकू के लिए जाना जाता है। गया में गमछे और लुंगी बनते हैं। यानी फैक्ट्री की चिमनी हो या किसान का हल, दोनों की जड़ें बिहार की इसी मिट्टी में हैं। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसी जमीन जो फल, अनाज और उद्योग सब कुछ दे रही है। ये तो हुई कहानी के वरदान वाले हिस्से की बात। लेकिन इसरो की एक ताज़ा रिपोर्ट जो 9 जनवरी 2026 को ही आई है, वो एक बहुत ही गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, और ये कहानी का वो पहलू है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। डिग्रेडेशन एंड लैंड डिजर्टिफिकेशन एटलस ऑफ इंडिया नाम की इस रिपोर्ट के आंकड़े वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? इसके अनुसार बिहार की 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ जमीन खराब हो चुकी है। 7.5 लाख हेक्टेयर, ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये कितना बड़ा इलाका है? ये किसी बड़े जिले के बराबर होगा। मतलब बिहार अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी उपजाऊ जमीन खो रहा है। ये हुआ कैसे? क्या ये प्राकृतिक है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है? इसमें दोनों का हाथ है। सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक है, बाढ़ और नदी का कटाव। अच्छा। जिन नदियों ने उत्तर बिहार को बनाया, वही अब उसे मिटा भी रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोसी और सीमांचल क्षेत्र में ही लगभग 3.21 लाख हेक्टेयर भूमि इसी वजह से बर्बाद हो चुकी है। नदियां हर साल खेतों की ऊपरी परत को बहा ले जाती हैं। और हमारी गलतियां क्या हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। यूरिया, डीएपी। हाँ, ज्यादा पैदावार के लालच में हमने इतना केमिकल डाला कि मिट्टी की अपनी प्राकृतिक जान ही खत्म हो रही है। इसके अलावा 2.42 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति का क्षरण हुआ है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव और तेज हो जाता है। रिपोर्ट में एक और बहुत खतरनाक शब्द का जिक्र है, लवणीकरण या सैलिनाइजेशन। ये क्या भला है? ये एक धीमी मौत की तरह है। जब हम जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं और पानी का निकास ठीक नहीं होता, तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जमीन के नीचे का नमक, हाँ? वो ऊपर मिट्टी की सतह पर जमा होता जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नमक युक्त हो गई है, खासकर भागलपुर, खगड़िया और पूर्णिया में। और इसका असर क्या होता है फसल पर? जब मिट्टी में नमक बढ़ जाता है तो फसल की जड़ें पानी और पोषक तत्व ठीक से सोख नहीं पाती। मतलब पौधा प्यासा रह जाता है भले ही खेत में पानी हो। बिल्कुल, धीरे धीरे पैदावार घटती है और जमीन बंजर हो जाती है। और इन सब के ऊपर शहरीकरण का दबाव तो है ही। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 28,000 हेक्टेयर खेत कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं। जी। तो कुल मिलाकर बाढ़, वनों की कटाई, केमिकल, नमक और शहरीकरण, ये 5 बड़े दुश्मन हैं बिहार की मिट्टी के। ये तस्वीर तो वाकई डरावनी है। डरावनी से ज्यादा ये एक चेतावनी है। जो जमीन सदियों से हमारा पेट भर रही है, अब वो खुद बीमार पड़ गई है। तो क्या इस संकट से उभरने का कोई रास्ता है? क्या कोई प्रयास हो रहे हैं इस बीमार जमीन का इलाज करने के लिए? हाँ, अच्छी बात यह है कि देर से ही सही प्रयास शुरू हुए हैं। सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चला रही है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। ये कार्ड क्या करता है? ये जमीन का एक तरह का आईडी कार्ड है? आप इसे जमीन का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट समझिए। अच्छा। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट बताती है कि शरीर में किसकी कमी है, क्या ज्यादा है। वैसे ही इस योजना में खेत से मिट्टी का सैंपल लेकर लैब में उसकी जांच करते हैं और कार्ड किसान को बताता है कि उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे 12 पोषक तत्वों में से किसकी कमी है और किसकी अधिकता है। तो ये अंदाजे से खेती करने की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर देता है। बिल्कुल, इससे किसान को सीधा फायदा है। उसे पता चलता है कि उसे कौन सा उर्वरक डालना है और कितना डालना है। इससे तो खर्च भी बचता होगा। खर्च बचता है और सबसे जरूरी, मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य था, जिसमें से लगभग 2.09 लाख किसानों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं। और इसरो की रिपोर्ट जो समस्या बता रही है, क्या वो कोई समाधान भी सुझाती है? हाँ,
इसरो सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुका। इसरो और राज्य सरकार मिलकर अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईटेक मैपिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि किस इलाके की मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ जमीन खराब हो रही है, ताकि फसलों की सटीक योजना बन सके। जी, ताकि कम लागत में ज्यादा और टिकाऊ पैदावार हो सके। और रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के तौर पर समाधान का सबसे बड़ा हिस्सा है प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना। गोबर की खाद, केंचुआ खाद, इन पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाना होगा। साथ ही जल प्रबंधन को बेहतर बनाना होगा ताकि बाढ़ और सूखे दोनों के असर को कम किया जा सके। तो आज हमने बिहार की मिट्टी की पूरी कहानी को समझा, उत्तर से दक्षिण तक उसकी अद्भुत विविधता, उसकी ताकत जिसपे चीनी से लेकर सीमेंट तक के उद्योग खड़े हुए, और अब उस पर मंडराता वो खतरा जो उसकी जान ले रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार का भविष्य, उसकी आर्थिक समृद्धि, वो सीधे तौर पर उसकी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। अगर मिट्टी बीमार हुई तो पूरा प्रदेश कमजोर हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये पूरे राज्य की है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जमीन के लिए एक वैज्ञानिक पर्चे की तरह है, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह, लेकिन जैसा कि इंसानी स्वास्थ्य में होता है, पर्चा तभी काम करता है जब मरीज दवा लेता है और परहेज करता है। सही बात है। असली सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य में, जहां खेती की पद्धतियां सदियों से पारंपरिक रही हैं, वहां इस वैज्ञानिक सलाह को जमीनी स्तर पर लाखों किसानों की आदत में कैसे बदला जा सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।